गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे आप करेंगे ज्वाइन, सब्सक्राइब करेंगे अगर कोई न्यू आया तो, और पुराने लोग करेंगे शेयर। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 50 से ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है कि कोई है, बिली की जगह रख लो राम या रख लो मीरा। मीरा जानती है कि जब वह खाने पर जाती है तो उसे मेज पर कुछ विशेष नियमों और अपने आचरण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे मानक उदाहरण किसके काम है? ये किसके हैं? ये रूढ़िबद्ध नियम है। कैसे नियम है? रूढ़िवादी नियम है कि ऐसे ही बैठना चाहिए, फॉग को बिल्कुल 2 चम्मच को बिल्कुल सीधे रखना चाहिए, अगर क्रॉस में रख दी इसका मतलब हो गया कि मुझे खाना नहीं चाहिए। बहुत सारे नियम होते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, नेक्स्ट। जब मीका से पूछा गया कि वह अपने भाई को क्यों मारता है, उसे नहीं मारना चाहिए, तो उसने जवाब दिया क्योंकि मम्मी ने ऐसा कहा था, यदि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे सज़ा मिलेगी। मीका का नैतिक विकास का स्तर किस है बताओ? तो वो क्या है अभी? प्री कन्वेंशनल पे। किस पे? प्री कन्वेंशनल। देखो ये किसका है? कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। कैरोल गिल्लिगन ने इसे क्रिटिसाइज किया। इनकी किताब है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब इन्होंने लेवल दिए 3 और स्टेज दिए 6। लेवल को बोलते हैं हिंदी में स्तर, इसे याद रख लेंगे। ठीक है, और पहला स्तर कहाँ से? 4 से 10 साल है, फिर दूसरा है 10 से 13, फिर तीसरा है 13 से प्लस। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट। बॉब कहता है कि जब वह स्कूल छोड़ना नहीं चाहता है, बॉब कहता है कि वह स्कूल छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। बॉब को कोहलबर्ग के किस में रखा जाएगा? देखो यहाँ पढ़ते हैं। बॉब सेज ही डज नॉट वांट टू स्किप स्कूल बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द रूल। तो वो कहाँ रूल्स की बात कर रहा है? रूल कहाँ आते हैं? लॉ एंड ऑर्डर। ये कहाँ आता है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल में आता है। कहाँ आता है? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल की कौन सी स्टेज में आता है? चौथी स्टेज में आता है, क्योंकि तीसरी स्टेज में क्या आता है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ये आता है तीसरी में। चौथी में क्या आता है? कन्वेंशनल। ठीक है, चौथी में आता है क्या? लॉ एंड ऑर्डर। जो नियम बने हुए हैं उन्हें आप तोड़ नहीं सकते। प्याजे की नैतिक विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा चरण नहीं है? प्याजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं, जूलॉजिस्ट हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। बच्चों पर प्रयोग किए, 3 बच्चे हैं इनके, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए। 1936 में इनका प्रयोग आया था। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किताब है इनकी। दूसरी है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये किताब है इनकी। तीनों किताब याद रख लेना। ठीक है, अब देखो इनके में प्री मोरल, हेट्रोजीनियस, अब देखो कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये किसकी है? तो कोहलबर्ग की है। किसकी है? कोहलबर्ग की। जबकि ये जो है प्री मोरल, हेट्रोनोमस, ऑटोनोमस, 3 स्टेज किसकी हैं? प्याजे की। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी किसकी है? कोहलबर्ग वाली है। नेक्स्ट। अब इसमें जो एरिक्सन है, ये देखो इन्होंने डायस्टोनिक और स्टोनिक बताए थे ना, 2 चीज़ें बताई थी। स्टोनिक, ठीक है, इनकी किताब है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, ये सब पता होगा। कितने संकट बताए इन्होंने? 8। कितने बताए? 8। और इन्होंने क्या दिया है? लाइफ क्राइसिस टर्म दिया है। क्या दिया? लाइफ क्राइसिस। ठीक है, और लाइफ स्पेस किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने दिया है। किसने? कुर्ट लेविन। ठीक है, और लाइफ इंस्टिंक्ट किसने दिया है? ये दिया सिगमंड फ्राइड ने। कितनी होती है? इरोस और थैनोस, 2 तरीके की। ठीक है, आंसर क्या बताया इसमें मैंने आपको? सी 8। पहली होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी सेम एंड आउट, इनिशिएट गिल्स, इंडस्ट्री इन्फियोरिटी, आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन, और फिर क्या है? फिर बाकी की 3 और याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। एरिक्सन के अनुसार कौन सा किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो किशोरावस्था में मुख्य समस्या क्या होती है? आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या होती है? आइडेंटिटी क्राइसिस होता है किशोरावस्था में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद अगली अवस्था आती है इंटीमेसी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, फिर आती है जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन, आखिरी में आती है डिस्पेयर। नेक्स्ट। एरिक्सन ने लोकोमोटर चरण को महत्वपूर्ण माना है, तो इनका लोकोमोटर चरण जो है ना वो सेकंड स्टेज है। कौन सी? सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या कहती है? पहली ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट। ऑटोनॉमी मतलब आएगी स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एरिक्सन को न्यू फ्राइड भी कहते हैं। ये किसके शिष्य थे? ये थे सिगमंड फ्राइड के शिष्य। सिगमंड फ्राइड की एक बेटी थी ना, अन्ना फ्राइड, जिसने क्या लिखा था? अहम मनोविज्ञान की जनक कौन है? अन्ना फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने गत्यात्मक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिक सिद्धांत, ये सब सिगमंड फ्राइड के। नेक्स्ट है अभ्यास और अनुभव के कारण परिवर्तन जो आते हैं अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। ये किसका उदाहरण है? अधिगम का है। ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अवलोकनीय व्यवहार निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? किसकी बात कर रहा है? व्यवहार की। तो कैसा होगा? व्यवहारवादी होगा। कैसा है? व्यवहारवादी। अवलोकनीय व्यवहार की बात कौन करता है? बंडूरा।
कौन कर रहा है? बंडूरा। बंडूरा ने क्या दिया? सामाजिक सोशल लर्निंग थ्योरी दिया है, ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दिया। ये कब दिया है? 1986 में दिया है। और बंडूरा कहाँ के? कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के, ठीक है। और बोबोडॉल पे एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया है? एक चीज़ होती है मॉडलिंग थ्योरी कह सकते हैं, ठीक है। रचनावादी कौन है? पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की, 3 है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक पियाजे। विकास क्या है बताओ? विकास क्या है ये आप लोग बताओगे। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, विकास निरंतर चलता है या रुक जाता है, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, विद्यालय को सामाजिकरण की ऐसी एजेंसी के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसी? परस्पर बातचीत। देखो, सामाजिकरण की बात जहाँ आ जाए, परस्पर बातचीत की बात करना, सामाजिक कौशलों की बात करना, आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट, अब देखो, तीव्र मूड स्विंग होता है किसी किसी का, मतलब अभी कुछ चल रहा है दिमाग में, अभी फिर कुछ और चल रहा है, तो इसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या कहते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है? अभी डिसीजन भी नहीं ले पाता आदमी। क्या नहीं ले पाता? डिसीजन भी नहीं ले पाता। अभी सोच रहा है कुछ, अभी मतलब कोई पसंद आ रहा है, फिर और कोई पसंद आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे समझो कि कुछ नहीं, बस इतना याद रख लो, बाइपोलर होता है ये, जो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है ना जिनका, अभी खुश हैं फिर एकदम से गुस्सा हो गए, अभी कुछ पसंद आ रहा है फिर कुछ और पसंद आ रहा है, ठीक है, ये सब हो गया बाइपोलर। और कुछ लोग शायद इसे अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताओ? यदि शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं, तो इसका संकेत है कि शिक्षा व्यवस्था क्या है? असफल है। अगर आप सारी जितनी भी कमियां हैं उन्हें नहीं सुधार पा रहा है टीचर, तो मतलब क्या है? टीचर व्यवस्था ही फेल है, ठीक है। हमेशा इसमें ना टीचर के ऊपर आरोप डालोगे आप, बच्चे के ऊपर आरोप नहीं डालोगे कभी भी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत के लिए कौन सा विषय? हमेशा परिवार जहाँ आ जाए ना वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए बताओ? अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इसे मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे खुद डाउट है इसमें, ठीक है, तो मैं फालतू आपको डाउट में नहीं छोड़ूंगा, तो आप लोग खुद से देख लेना आप लोग क्या चाहते हो इसका आंसर, ठीक है। इसमें वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो दे रखा है ना वो ए दे रखा है, मगर मुझे क्या लगता है इसका आंसर डी लगता है। क्या लगता है? डी लगता है, ठीक है। आप लोग खुद से देख लेना, फालतू में आपको कन्फ्यूजन करूँ। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो 100 को वॉच पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, अंतर नहीं कर पाता, तो क्या है वो? डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया किसे? डिस प्लस लेक्सिस टर्म से बना है। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, किसने बात की है इसकी बताओ? इसकी बात करिए किसने? एक तो पहले ये बताऊं, डिसलेक्सिया टर्म सबसे पहले किसने दिया था? रुडोल्फ बर्लिन ने। किसने? रुडोल्फ बर्लिन। और सैमुअल किर्क ने बात करी है इसकी, ठीक है, किसकी? लर्निंग डिसेबिलिटीज। एक आता है क्रेनर। क्रेनर ने बात किसकी की है बताओ? क्रेनर ने बात की है जो आपके ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, वो उनकी। एचटेट में आया था ये क्वेश्चन इसी बार, याद रखना। नेक्स्ट है इसमें कि निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाज उपागम में विशेष चिन्ह? तो देखो, हमेशा समस्या ना संकेत अंतर्निहित होता है। समस्या कथन में जो समस्या होगी ना उसमें संकेत दे रखा होगा पहले से, ये याद रखना। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली वे बच्चे होते हैं जो स्वयं अपने में निर्भर, मतलब अपने जो निर्णय है ना उन्हें लेने में आत्मनिर्भर होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, चिंतन करने के लिए निम्न में से चिंतन का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है ना, किसने दिया था? चिंतन का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? अब ऐसे देखो, अब इसके स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहले क्या आएगा? पूर्व कथन आता है, फिर श्रेणीकरण आता है, फिर प्रतिक्रिया का चयन करते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सीखने संबंधित नियोगिता सामान्यतः किस में पाई जाती है? किस में पाई जाएगी बताओ? ये उनमें पाई जाएगी, उन बच्चों में पाई जाएगी जिनके पैतृक अभिभावकों में इस प्रकार की समस्याएं रही हैं। अब देखो, इसमें पहले क्या कह रहा है? औसत से श्रेष्ठ में तो कभी सीखने की वो नहीं पाई जाती। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ये गलत बात है। शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, मोनिका नाम है एक टीचर का। राधिका एक बच्ची है जिसे वो प्रश्न पूछती है, राधिका ने उत्तर नहीं दिया तो वो मोहन से प्रश्न पूछती है। मोहन असहज होता है तो मोहन क्वेश्चन को क्या कर देती है? थोड़ा बदल देती है या थोड़ा सा उसे हिंट दे देती है। तो वो मोनिका क्या कर रही है? टीचर पता क्या कर रही है? वो मोहन के पक्ष लेकर मोहन का पक्ष ले रही है और लिंग भूमिकाओं, रूढ़िबद्ध धारणा है ना, उन्हें बढ़ावा दे रही है। ऐसे देखो, बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमें नहीं आया, उन्होंने एक और अगले बच्चे से पूछा और वो इंटेलिजेंट लग रहा है उन्हें, या कोई भी समझ लो, तो उसे ना थोड़ी हिंट भी दे देते हैं, हमें नहीं देंगे हिंट। तो ऐसे टीचर क्या करते हैं? वो लैंगिक रूढ़िवादिता के शिकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ टीचर्स होती हैं, जैसे मेरी प्रिंसिपल थी जहाँ मैं पढ़ता था,
किसमें, डीएलएड में। वो लड़कियों की हमेशा साइड लेती रहती थी। एक टीचर थे वो हमेशा लड़कों की साइड लेते थे। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है मेरे हिसाब से। हमें ना जनरल न्यूट्रल रहना चाहिए, कभी भी हमें ऐसा नहीं कि लैंगिक पक्षपात करनी चाहिए। इस चीज़ को याद रखना आप भी जब टीचर बने। सीखने के लिए आकलन निम्न में से किसको ध्यान में देता है, तो विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं ना उन्हें ध्यान में देता है। सीखने के लिए आकलन क्या है बताओ, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये साल साल चलता रहता है, पूरे साल, और इसमें क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट, जो एक समान जुड़वा भाई होते हैं ना सामाजिक आर्थिक रूप से, तो एक समान जुड़वा भाई हैं, उनमें से एक को तो पैसे वाले ने गोद ले लिया, एक को गरीब ने ले लिया, तो उनके बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर है ना, मतलब पैसा वाला होना या गरीब होना, इसका प्रभाव आईक्यू पे नहीं पड़ता। आईक्यू का फॉर्मूला MA/CA/100। ये फाइनल फार्मूला किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। कब दिया था, 1916 में दिया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से सूक्ष्मगतिक कौशल मतलब छोटे हाथ का, जहाँ पे तलवार काम नहीं आती ना वहाँ सुई काम आ जाती है, वो वाली बात है। तो लिखना ना सूक्ष्मगतिक, फुदकना, दौड़ना, चढ़ना, इसमें पूरे हाथ पैरों का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, पायगोट्स्की कौन से सोशल कल्चरल थ्योरी दी है इन्होंने। ठीक है, मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, और क्या, कोलैबोरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये क्या कहते हैं बताओ, ये कहते हैं सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोगात्मक है ना, ये कोलैबोरेटिव, ये बात की उन्होंने। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये सामाजिक निर्मितवादी हैं, सामाजिक निर्मितवाद हैं ये। ठीक है, याद रखना। और इन्हें क्या कहते हैं, सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, याद रखना ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, किशोर किसका अनुभव करते हैं बताओ, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का करते हैं। ठीक, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को क्या होती है, शारीरिक रूप से, शरीर से कोई दिक्कत होगी ना तो लिखने में दिक्कत हो जाएगी। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया मैथ से होती है, डिसलेक्सिया पढ़ने से होती है, डिस्थीमिया तनाव होता है। नेक्स्ट, और किसने बात कही थी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, बताओ, सैमुअल किर्क ने। और क्रेनर मत कर देना, क्रेनर क्या है, ऑटिज्म वाला है। ठीक है, और इसकी डिसलेक्सिया की सबसे वाली बात किसने की थी बताओ, बर्लिन ने। किसने, बर्लिन ने। ठीक है, रुडोल्फ बर्लिन। आंशिक पुनर्वलन कैसा होता है, आंशिक मतलब होता है कभी कभी देना, ऐसा नहीं डेली डेली। आंशिक ना सतत पुनर्वलन से ज़्यादा प्रभावित हो। इसमें पता नहीं पड़ता कि कब आपको मिल जाएगी कोई चीज़, इसमें सतत में आपको पता रहता है, और न मिले ना तो फिर बुरा लगता है, और इसमें बुरा नहीं लगता, इसमें मज़ा आता है आंशिक में। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों के बीच किसका बढ़ावा दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17, इसका भी जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सही नहीं लगा ये क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन दे रखे हैं। मगर बता दे रहा हूँ आपको, इसमें प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति दे रखी है, आंसर दे रखा है इसमें ए, और मेरे को क्या लगता है, सी सही लगता है इसका। बता दे रहा हूँ आपको, कोई मेरी तरफ से इसका फाइनल आंसर नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, इनके जवाब आप लोग भी बताना आपको क्या लगता है। निम्न में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अंतः विषयी अनुदेशन में जब भी ज्ञान को बहु सांस्कृतिक संदर्भों में देखा जाता है तो सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऐसे समझो, एक विषय दूसरे विषय से लिंक है, तो ये क्या है, बहु संदर्भों में क्या कर रहे हैं हम, अनुप्रयोग कर रहे हैं, किसका, जो ज्ञान है, किसका, ज्ञान का। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वे शिक्षार्थी से समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता हार्दिक इच्छा रखते हैं। देखो कैसा है, सब कुछ बढ़िया है ना, समृद्ध, शैक्षणिक दक्षता, हार्दिक इच्छा, तो हार तो आएगा नहीं, नैपुणता अभ्यागम आएगा, परफॉर्मेंस उपागम अभिविन्यास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षक डैश के अलावा सभी को करते समय समस्या समाधान को मज़ेदार कर सकता है। देखो, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सृजनात्मक कैसा होता है, क्रिएटिविटी, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, 4 स्टेप हैं इसके। ठीक है, अब देखो, मुक्त अंत वाली मतलब ओपन एंडेड सामग्री उपलब्ध कराना, खेल के लिए समय, ये तीनों अच्छी बात है, मगर उनसे हमेशा परिपूर्णता होने की बात करना बच्चों से, ये तो गलत है ना, हमेशा वो परफेक्ट होंगे जरूरी नहीं होता। आंसर हो जाएगा बी। भाषा के रूप में सबसे छोटी इकाई स्वनिम है, और अर्थ के रूप से पूछ ले, अर्थ के सुनो ऐसे समझो, अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है इसमें बताओ। अच्छा चलो, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, रूपम होती है। अब देखो, कहते हैं कि केवल छोटी इकाई, जैसे कहते हैं थ प च, इस तरीके का क्वेश्चन सीटेट में आपने देखा हो, तो वो स्वनिम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है, रूपम है। इसका आंसर ना उसमें गलत दे रखा है किताब में, तो जो मेरे हिसाब से इसका आंसर है वो रूपम है, और रूपम ही सही आंसर, मैंने कई जगह कंफर्म भी किया हुआ है इसका। ठीक है, तो स्वनिम क्या होता है, थपचा होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। बाकी आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 21 को बताना आपको क्या सही लगता है। मैंने आपको क्या बताया कि भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है रूपम, आंसर दिया है मैंने आपको ए, और मैंने कहा है सबसे छोटी इकाई कह दे बिना अर्थ की, तो वो है स्वनिम। ठीक है, नेक्स्ट,
अच्छा देखो, बहुबुद्धि की बात कौन करते हैं? हॉवर्ड गार्डनर। फ्रेम्स ऑफ माइंड ये किताब थी इनकी। पहले 7 बुद्धि बताई, फिर 8 बताई, अब 9 बताई। एनसीईआरटी किसको फॉलो करता है? 8 को करता है। इस चीज़ को याद रखना। 1998 में 8वीं बताई थी, कौन सी? नेचुरल वाली। ठीक है, याद रखना इतना। अब बहुबुद्धि सिद्धांत क्या करता है? ये कहता है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाना चाहिए, या संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धिलब्धि समझ, ये तो नहीं करता। बुद्धि प्रक्रमण प्रक्रियाओं में एक विशिष्ट समुच्चय जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है? तो ये है कौन सा? ये है लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट। बुद्धिलब्धि जो होता है ना आपका IQ, वो परफॉर्मेंस से कैसे हाईली रिलेटेड होता है? कैसे? हाईली। ठीक है, 16 वर्षीय बच्चे का बुद्धिलब्धि कितना आ रहा है आपका? देखो IQ क्या होता है? MA/CA × 100। ठीक है, मानसिक आयु निकालनी है, बटे क्या आएगा? CA 16 गुणा 100 बराबर 75। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 16 कट जाए, 4 3 12 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट। विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो जो होता है ना तैयार करते समय किसका चयन करना चाहिए? अभिभावकों का आएगा नहीं, बहिष्कार करते नहीं, अन्य शिक्षकों को मतलब नहीं, विद्यार्थियों को समावेशन करो। ठीक है, नेक्स्ट। सफल समावेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता होती है? किसकी होती है? सिवाय पृथक्करण नहीं करते, कभी भी हम पृथक्करण नहीं करते, संवेदनशील बनना है, अभिभावकों की भागीदारी अच्छी बात है, क्षमता संवर्धन करते हैं। नेक्स्ट। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? बताओ। इसका सर्वोत्तम तरीका हो सकता है क्या? कि संगीत में लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का, ये भी हम क्या कर रहे हैं? एक लिंग को चुन ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को उनके लिंग पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार है ना उसका संज्ञान लेना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट। जो सह शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है ना उनके निष्पादन के लिए कौन सा स्तर बढ़ाने के लिए कौन सा औचित्य स्थापन की किस आधार पर किया जाता है? तो देखो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यह हाथ में से किए गए श्रम को, गलत बात, कोई मतलब नहीं निकल रहा। यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है या प्रतिपूरक भेदभाव की नीति अपनाता है? भेदभाव नहीं करता। और सार्वभौमिक धारणा नहीं, यह व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है? संतुष्टि करता है। ये हो जाएगा इसका। विद्यार्थियों में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो आवासीय स्कूल खोल दो उनके लिए। कैसे खोल दो? आवासीय स्कूल। जो वंचित बच्चे होते हैं ना उनके लिए आवासीय स्कूल खोलने चाहिए हमें। नेक्स्ट। भाषा शिक्षक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका देना चाहिए? सबसे बेस्ट है उसके लिए भाषा प्रयोग के अवसर अगर उपलब्ध करा दे तो। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है? कि वो बंधे बताए। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? क्या करता है? मातृभाषा का प्रयोग ना करे, गलत। संस्कृत का जवाब दे, गलत। बच्चा सवालों के बंधे बधाई जवाब ना दे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रटे रटाए दे, रोट लर्निंग हो जाएगा। तो भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी? नियमबद्ध व्यवस्था। नेक्स्ट। भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं जबकि मैंने पहले आपको। बच्चों अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करने के लिए एक निहितार्थ क्या है? बताओ। बच्चों को केवल काट दो और समृद्ध, ये सबसे बेस्ट है, समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराओ। नेक्स्ट। बच्चे सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थितियों में प्रभावी प्रयोग कर सके वो। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या होता है? विभिन्न संदर्भों में या विभिन्न रूपों में भाषा का प्रयोग करना। बच्चों की भाषाई संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा किस पर? कभी भी क्रमिक प्रगति कहते हैं ना तो वो क्या आएगा? हमेशा आंसर पोर्टफोलियो है, क्रमिक प्रगति याद रख लेना, प्रगति। नेक्स्ट। भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या होती हैं? ये होती हैं साधन। भाषा की पाठ्यपुस्तक क्या होती है? साधन होती है, एकमात्र साधन नहीं होती। नेक्स्ट। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं? साधन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बच्चों में भाषा का आकलन के लिए सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? प्रश्न पूछना तथा पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जो उन्होंने पढ़ लिया ना उसे तो उस पर क्या लो? प्रतिक्रिया लो उनकी, सबसे अच्छा है। किसका आकलन हो जाएगा? भाषा का। कैसे बोल रहे हैं सब कुछ पता पड़ जाएगा। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया करना और परिचर्चा में भाग लेना, क्या है ये? भाषा केवल काट दो, एक मात्र तरीका काट दो, साहित्य के काट दो। भाषा इसका आकलन करने का तरीका है। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? मातृभाषा को समुचित स्थान मिलना चाहिए। सदैव काट दो, केवल काट दो, वर्जित काट दो, एक एक सेकंड में काट सकते हो। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या करना चाहिए? केवल केवल काट दो, सीधे नीचे आ जाओ। देखो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऐसे समझो, व्याकरण की समझ जाननी है तो मैंने बोल दिया राम, तुरंत वो कह रहा है राम जाता है तो मैंने पूछ लिया राम क्या संज्ञा है सर्वनाम, इस तरीके से पूछ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कि बच्चों को भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध से उसे क्या करना?
कि सही रूप से समझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है। भाषाई शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ये निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये नहीं होता। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ये होता है इसका। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर करना। क्वेश्चन कराएं 50+, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएं। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ कोई डाउट आए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।